वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमें ब्रेक के दौरान कमर चीमा साहब सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, सिक्योरिटी और दिफाई अमूर के ऊपर ख़ासी महारत रखते हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। मैं आपके सामने एक पोर्शन रखना चाहता हूं जो ISPR की आज प्रेस रिलीज़ आई है ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई के बाद। उसमें आखिरी जो पैराग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कहा गया कि गोइंग फॉरवर्ड डायलॉग एंड कोऑपरेशन इज़ डीम्ड प्रूडेंट in resolving bilateral issues between the two neighboring brotherly countries। ये पैराग्राफ हमें बताता है कि पाकिस्तान अब फ्यूचर में इस मामले को कैसे लेकर चलना चाहता है, लेकिन अब क्लैरिटी इस बात की में ज़रूरी है कि ये करना है तो किसने करना है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने करना है, मिलिट्री टू मिलिट्री ये सारा मामला तय होगा। और अगर पॉलिटिकल लीडरशिप ने करना है तो क्या इंटरिम सेटअप के दौरान आप ये हो सकता है कि डीएस्केलेट हो जाए, या 8 फरवरी के इलेक्शंस का इंतज़ार करना पड़ेगा। लोधी साहब मुझे बताइएगा कि ये जो पैराग्राफ है, आखिरी पैराग्राफ ISPR की प्रेस रिलीज़ का, आई एम श्योर कि आपने देखा होगा, इससे हम क्या समझें कि कब तक ये जो डीएस्केलेशन का प्रोसेस है इसको आप इनिशिएट होता देख रहे हैं, किस लेवल पर। बहुत सारे लोग ये भी तनकीद कर रहे हैं कि काकड़ साहब जो हैं इन द फर्स्ट प्लेस उनको डिवोर्स जाना ही नहीं चाहिए था, और अब वो चले ही गए थे, तो फिर अब वो मुख्तसर करके आके उन्होंने क्या करना है, क्या उन्होंने करना है इस मामले को फिक्स? जी देखिए, बेसिकली एक तो ये जो लास्ट पैरा की आप जिक्र कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। ये फॉरेन ऑफिस ने भी अपने स्टेटमेंट में और ISPR ने भी ब्रदरली कंट्री कहा है ईरान को। लेकिन मसला ये है कि जो ट्रस्ट है, जो एतमाद है, इसकी इमारत बनती बड़ी मुश्किल से है, बड़े वक्त लेती है, लेकिन जब ये ढह जाती है तो फिर इसको दोबारा एक एक ईंट चुननी पड़ती है, टाइम लगता है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इसको तेज़ अगर करना है तो दोनों साइडों को किसी सालिस का तलाश करना होगा, किसी सालिस को। और वो चूँकि चीन ऑलरेडी ये ऑफ़र कर रहा है और चीन दोनों का बड़ा करीबी दोस्त है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अगर दोनों मुल्क इस बात को मान जाएं कि ठीक है, चाइना हमारे दरमियान ये जो बदमज़गी हुई है इसको दूर करने की कोशिश करे, और ये सिर्फ पाकिस्तान और ईरान ही का के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ नहीं है जो कुछ हुआ है, चाइना के भी इंटरेस्ट के बहुत ख़िलाफ़ है। इसकी डिटेल में हम नहीं जाते कि जो कुछ हुआ है वो कभी भी नहीं ये चाहेंगे कि दो ऐसे ममालिक जो है आपस में भिड़ जाएं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये मामला ठंडा होने के इम्कानात हैं अगर चाइना कोई बड़ा रोल प्ले करे। ये अलग बात है, आपने जैसे पिछले उसमें सेगमेंट में बात भी की कि कुछ ऐसे ममालिक हैं जो इस सारे मामले को ख़राब करना चाहेंगे, इसको बढ़ाना चाहेंगे, एस्केलेट करना चाहेंगे, और वो बता गए बासित साहब के वो कौन से ममालिक हैं जिनका ये रोल हो सकता है। तो दोनों मुल्कों की लीडरशिप को चाहिए कि वो एहतियात बरतें और किसी की गेम ना खेलें और अपने इंटरेस्ट देखें। ये जो आपने कहा कि पाकिस्तान में फैसला, तो उसका मेरा ख्याल प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि चाहे इंटरिम गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, इस किस्म के मामलात में अनफॉर्चुनेटली, ये मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, फौजी का किरदार ज़्यादा समझा जाता है, तो वो मौजूद है। इसलिए वो बात आज भी हो सकती है और कल भी हो सकती है। कल भी हो सकती है, लेकिन आप 8 फरवरी से पहले होते देख रहे हैं, या आपको लगता है कि 8 फरवरी के बाद पॉलिटिकल जो नया सेटअप आएगा वो करेगा इस सारे मामले को? नहीं, इतना टाइम नहीं है। ये मामला इतना सीरियस है, इतना गंभीर है कि इसके लिए मेरा ख्याल इंतजार नहीं किया जा सकता। सही। कमर चीमा साहब मुझे बताइएगा कि दो किस्म के आप समझ लें कि जो दो बड़ी कुव्वतें हैं इस वक्त दुनिया में, अमेरिका और चीन, दोनों का बड़ा मुख्तलिफ किस्म का रिस्पांस है इस सारे मामले पर। एक तरफ अमेरिका की स्टेटमेंट, अमेरिका का रिस्पांस पाकिस्तान को फर्दर एस्केलेशन के लिए उभारता हुआ नज़र आता है कि वो दहशत गर्द है, हम आपके साथ खड़े हैं, और ऐसा लगता है कि उनकी ये ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एस्केलेशन हो। दूसरी तरफ है चीन जो तहम्मुल का मुजाहरा करने का भी कह रहा है, रिस्ट्रेंट दिखाने का कह रहा है, और ख़ुद को एज अ मीडिएटर पेश कर रहा है। आपके ख्याल में पाकिस्तान को इन दो एक्सट्रीम जो बड़ी कुव्वतें हैं इनमें से इस वक्त किसकी जानिब देखना चाहिए इस सारे मामले के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें जो पहली चीज समझने की है वो ये है कि कल रात ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से बात भी की है, और जो कल डेवोस में ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने फरीद ज़करिया को आई थिंक इंटरव्यू दिया था,
उसमें भी वो ब्रदरली कह चुके हैं और उन्होंने डी एस्केलेट करने की कोशिश की थी। जो फ़ोन था उसको भी जो जिलानी साहब को किया गया उसके में डी एस्केलेशन करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान का जवाब देना ज़रूरी था और वो पाकिस्तान ने जवाब दिया। सो जो पाकिस्तान की प्रेस रिलीज आई है उसमें भी उसी स्पिरिट को सामने रखते हुए ईरान को जवाब दिया जो ईरान ने ऑलरेडी स्पिरिट को मेंटेन किया है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, मैं नहीं ज़ाती तौर पे समझता कि मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि पाकिस्तान और ईरान डायरेक्ट बात नहीं कर सकते और चीन या किसी और थर्ड पार्टी की ज़रूरत है। मेरी ज़ाती नज़र में चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ईरान ने उन चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन को अवॉइड किया है। इसलिए पाकिस्तान ने ईरान को मैसेज दिया है कि अगर आप अपने सफ़ीर का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते, हमसे इंगेज ही नहीं करना चाहते, तो फिर जारी बात है उसकी ज़रूरत नहीं है, उनको वापस ले जाए। लेकिन दैट डजंट मीन कि उसके अलावा चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। इस हालात के बाद जो दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स की बात होना, मैं समझता हूँ किसी भी वक्त दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है और पैगाम चला गया। और जो ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि नॉन ईरानियंस को मारा गया है, इसका मतलब ये है कि ईरानी अपनी अवाम को ये बताना चाहते हैं कि इसमें कोई ईरानी नहीं मारा गया। इसका मतलब यह है कि ज्यादा प्रेशर न जनरेट किया जाए जिससे ईरान को जवाब देना पड़े। और पाकिस्तान ने भी जिस तरह कहा कि हम कोलैटरल डैमेज को अवॉइड किया गया है, तो इसका मतलब यह था कि हम ईरानियों को नहीं मारना चाहते, हम सिर्फ और सिर्फ उन दहशतगर्दों को मारना चाहते हैं जो ईरान के अनगवर्नड एरियाज में मौजूद हैं और पाकिस्तान के हवाले से वो कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे हैं। सो मैं समझता हूँ क्लैरिटी दोनों तरफ है, दोनों बातचीत कर लेंगे। अब ईरान भी एस्केलेशन की तरफ नहीं जाएगा अगर उधर हॉक्स ने दोबारा प्रिवेल ना किया। और पाकिस्तान की तरफ से तो ऑलरेडी जो है वो बात ब्रदरली जैसे आपने मेंशन किया, सो ईरान भी ब्रदरली कह रहे हैं, लेकिन जवाब पाकिस्तान का देना बहुत जरूरी था और बायलैटरली बातचीत शुरू हो जाएगी। सही। कमर चीमा साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ। इफ्तिखार शिराजी साहब, बहुत कुछ स्टेक पर है, ख़ासतौर पर आप इस रीजन में देखें, पाकिस्तान के हिस्टोरिकली जो ताल्लुकात रहे हैं ईरान के साथ, 76 साल तारीख़ में आपका सिर्फ एक बॉर्डर ओपनिंग थी ताफ्तान की, और गुज़श्ता चंद सालों में हमने बहुत इंप्रूवमेंट देखी है। गब्द रमदान का बॉर्डर खुला, मंदपशीन का खुला, बॉर्डर मार्केट्स खुलने की बात हुई, ITI कंटेनर ट्रेन की बात हुई। ये सारा मामला ज़ाहिर है कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा था। और इसी दौरान चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का $400 अरब का गालिबन मार्च 2021 में मुआहिदा हुआ, जब वांग वी गए, उन्होंने विजिट किया दीगर ममालिक को भी। और एक ऐसे वक्त में जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि मुख्तलिफ ममालिक इसमें एक्सप्लॉइटर का किरदार अदा कर सकते हैं, आई एम श्योर कि आपने इंडियन मीडिया को देखा होगा कि उसकी जो डायरेक्शन है, जो गुफ्तगू का फोकस है, वो इस हवाले से जिस तरीके से उसको चेरिश करना, इंजॉय करना, क्योंकि उनका मौक़िफ़ CPEC के हवाले से है। अब बलूचिस्तान में शोरिश होती है या गिलगित बल्तिस्तान में, जहाँ जहाँ से CPEC का रूट गुजरता है, उनके और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को जो है वो सर्व करता है। इस सारे मामले में अभी जिस तरीके से दो राय हमारे सामने आ गई कि वो देखते हैं कि 8 फरवरी से पहले ही डी एस्केलेशन हो जाएगी। आपका क्या ख्याल है कि ये कब तक आप समझते हैं कि मामला अब ये बातचीत की टेबल के ऊपर आ जाएगा? इससे इनफैक्ट आपने जो तावन की बात की, तो आप इस वक्त इस बात को भूल गए कि इस वक्त भी 500 मेगावाट बिजली ईरान से आ रही है और गवादर से लेकर कई इलाकों में बलूचिस्तान में जो आज बत्तियां रोशन होती हैं वो ईरानी बिजली से होती हैं। लेकिन मेरा ख्याल में जो जनरल साहब भी बात कर रहे थे, देखा तो इनिशियली दोनों मुल्क एक दूसरे को एम्बेरस कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि एक प्रेशर हर दो तरफ होगा कि इनिशिएटिव कौन ले। मेरा ख्याल में जो भी इनिशिएटिव लेगा, एक इम्प्रेशन जाता है कि शायद वो कमज़ोरी दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो तीसरे फरीक का रोल है बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो गया है। लेकिन आपको नहीं लगता ईरान को लेना पड़ेगा? उन्होंने किया, इनिशिएटिव उनके एंड पे था, इनिशिएटेड इट, तो अब ये उनकी रिस्पांसिबिलिटी है कि उनको पाकिस्तान के साथ खुद एंगेज करना चाहिए। बिल्कुल ईसा, ये तो हम कल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईरान की जाने से हम तवक्को नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ होगा। अगर हो भी गया है और किसी अगर लो लेवल पे ये कोई फैसला किया गया जिसकी ओनरशिप वाला ईरान की गवर्नमेंट ले रही है, तो कम से कम इस मामले पे पाकिस्तान को बेस्ट वे में एंगेज किया जाता और इस मामले पे माजरत बनती थी। अगर सलाला में अमेरिका जैसे मुल्क की जानिब से गलती से या जैसे भी हमला हुआ था जिसमें हमारे 26 जवान शहीद हुए थे फ़ौज के, लेकिन बिलाखिर अमेरिका जैसे मुल्क को भी सॉरी का लफ्ज़ अदा करना पड़ा था। तो मेरा ख़्याल में ये ज़रूरी था कि हम ईरान से ये तवक्को कर रहे थे कि ताल्लुकात की नज़ाकत को देखते हुए ये ज़रूरी था कि वहाँ से ये इनिशिएटिव हो लिया जाता, लेकिन नहीं लिया गया। तो मेरा ख़्याल में अब हमें लगता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी बीच में आ जाती है, और जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा कि बहरहाल इस रीजन के अंदर चीन के भी बड़े स्टेक्स हैं,
अगर BRI को देखा जाए, CPEC को देखा जाए, पाकिस्तान और अगर ईरान के दरमियान ताल्लुकात के अंदर कशीदगी आती है तो इसका नुकसान दोनों ममालिक को तो होगा ही होगा, बट इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट इसका नुकसान चीन को भी होगा। और आपने देखा भी है कि इस एस्केलेशन के बाद जो दो मुल्क हमें ज़्यादा एक्टिवली नज़र आ रहे हैं, एक तो भारत की जानिब से, जैसे आपने कहा कि उनका मीडिया एक इस तरह का माहौल पैदा कर रहा है कि शायद दोनों मुल्क हालत जंग में चले गए हैं, और फिर वाशिंगटन से जिस तरह की स्टेटमेंट आई है, इसे उसको देख के तो मैं हैरान हूँ कि जब ड्रोन चला करते थे पाकिस्तान के बिलखुसूस फाटा के इलाके में, और हम बार बार ये अमेरिका से कहते थे कि ये काउंटर प्रोडक्टिव हैं, ना करें, पाकिस्तान की इलाकाई खुद मुख्तारी को उस वक्त आपको उसको ब्रीच करते थे। वो मुल्क है जिसने दुनिया में शायद किसी मुल्क की इलाकाई खुद मुख्तारी और सॉवरेनिटी का एहतराम नहीं किया। तो आज वो मुल्क ईरान के इस इक़दाम पे, जो कि अगरचे हम कह सकते हैं कि जायज़ कंसर्न है, बट मेरे ख्याल में खुद अपने गिरबान भी अमेरिका को झांकना चाहिए था कि खुद दुनिया में क्या करता रहा है। तो एक तो ये बात है। दूसरा मेरे ख्याल में देखा जाए ऐसा, तो जो मैं अहम बात करने लगा हूँ कि एस्केलेशन अगर बढ़ती है तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो कंसर्न्स ईरान की जानिब से ज़ाहिर किए जा रहे हैं या पाकिस्तान ईरान को करता रहा है, क्या उनकी कोई हकीकत है? हाँ बिल्कुल है। इस रीजन के अंदर टेररिस्ट ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं, सरहद के हर दो तरफ हैं। तो मेरा ख्याल में हमें इन चीज़ों को रियलिटी में देखना पड़ेगा कि कंसर्न्स बड़े जेन्युइन हैं, इनको एड्रेस करने के लिए जॉइंट मैकेनिज़्म क्या हो सकता है। और सेकेंडली मेरा ख्याल में ईरान की बहरहाल रीजन के अंदर एक प्रॉक्सी की तारीख़ है, वो सीरिया के अंदर हो, हौसियों को देख लें, या इवन कि इराक़ के अंदर अमेरिका के ख़िलाफ़ उनकी प्रॉक्सी। तो मुझे लगता है कि अगर हमने इस इशू को अनएड्रेस छोड़ा, हमने डी एस्केलेट ना किया, तो हम अपने लिए एक तीसरा फ्रंट खोलेंगे। ऑलरेडी इंडिया के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ और ईरान के साथ भी अगर हम हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में चले गए तो पाकिस्तान के लिए भी बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो हमें थोड़ा सा पहले मरहले पे तो हमने जोश से काम ले लिया, जो कि बड़ी वेरी मच लॉजिकल, बट अब सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, होश के साथ हमें थोड़ा सा चीज़ों को देखना चाहिए। जज्बातीपन हमने दिखा दिया जो दिखाना चाहिए था, बट अब हमें थोड़ा सा चीज़ों को बेस्ट वे में और लॉजिकल वे में आगे लेके चलना चाहिए। हाँ, बदकिस्मती से कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं वो बहिरा अरब के साथ हैं, अपना आया जो साउथ में मौजूद है। इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान की पॉलिटिकल डिवाइड जो है वो किस तरीके से मैटर करती है कि पाकिस्तान जिस तरीके से सियासी तौर पर तकसीम है, ये पाकिस्तान के दिफा के मामले को भी अब पोलिटिसाइज़ कर दिया गया है। सोशल मीडिया पे आई एम श्योर कि सब लोगों ने देखा होगा कि किस किस्म का डिस्कोर्स मौजूद था। इस हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगरचे उन्होंने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है, लेकिन ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको मुकम्मल तौर पर सियासत से दूर रखने के लिए जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और दीगर इदारे हैं, उनकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।